हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 35 है ये। इसके अंतर्गत आज हम ऊर्जा प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे जो कि 5 पॉइंट पे दिया है ऊर्जा के अंतर्गत। इसके अलावा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा पर्यावरण एवं धारणीय विकास पर, और जिससे पहले लेक्चर था उसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में अपन ने डीप में लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया और उसमें डिस्कशन भी किया है कि कौन कौन से परंपरागत हैं, गैर परंपरागत हैं, क्या इनकी चुनौतियां हैं, क्या इनके लाभ हैं और क्या हानियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऊर्जा प्रबंधन है और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है, इनकी उपस्थिति भारत के रेफरेंस पे क्या है और कितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत है और कितना उपलब्ध है, ये भी अपन देखेंगे। एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें। इसके अलावा अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर करें। साथ ही साथ अगर ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को शेयर भी करें। तो सबसे पहले देखेंगे ऊर्जा प्रबंधन क्या होता है। तो ऊर्जा प्रबंधन का सिंपल सा मतलब है कि जो उपलब्ध संसाधन है ऊर्जा के, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या हम उन्हें ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं या ऊर्जा के किसी माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सभी संसाधनों को अब इस तरह से उपयोग में लाएं कि उनका जो दक्षता है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो सके। दक्षता से मतलब वो कितनी ऊर्जा एक टाइम पे जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी 100% जो वैल्यू है ऊर्जा उत्पादन की या उपलब्ध कराने की, तो उसको हम 100% तक यूज करने की क्षमता बना सकें। तो इससे हमें क्या होगा कि ऊर्जा का प्रबंधन अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो हमें कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक जो संसाधन है वो कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक ऊर्जा को उपलब्ध कर पाएंगे और उत्पादन कर पाएंगे, जिसके वजह से हमें ऊर्जा की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ हमें भविष्य में इन ऊर्जा संसाधनों को उपलब्धता बनी रह सकती है। तो प्रबंधन का सीधा सा मतलब है कि हम ऐसे संसाधनों का इस तरह से यूज करना ताकि उनकी इफ़िशेंसी बेहतर हो, दक्षता बेहतर हो, और साथ ही साथ इनका जो मिसयूज किया जा रहा है या किसी तरह से इनमें नुकसान हो रहा है उसको कम से कम किया जा सके। भारत के रेफरेंस में ऐसा है कि भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है और भारत का जो पॉपुलेशन है और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। साथ ही साथ भारत अपनी जो मैक्सिमम ऊर्जा उपलब्धता के लिए है वो कहीं ना कहीं निर्भर है बाहर के देशों में, चाहे वो पेट्रोलियम उत्पाद हो या फिर कोल हो। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं उनके टेक्नोलॉजी अभी तक भारत में इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, या फिर आयातित टेक्नोलॉजी है तो वो कहीं ना कहीं महंगी पड़ती है। साथ ही साथ अभी तक उसके इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ पाए हैं जितना कि चाहिए कि उन्हें नॉर्मली घरेलू यूजों पर भी किया जा सके। तो कहीं ना कहीं अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी उतना ज़्यादा अपना पैर नहीं पसार पाया है, और नॉन जो परंपरागत एनर्जी सोर्सेस हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि भारत में इतनी उपलब्धता नहीं है जितनी कि हमें ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमारे देश विकासशील है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ का डेवलपमेंट होना है। साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा उपलब्धता अभी बहुत कम है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि अभी लोगों के पास वो सारे संसाधन ही नहीं है जिन पे वो यूज कर सकें। जब कंफर्ट बढ़ेगा, लोगों के पास जीवन शैली में सुधार होगा, इनके जो गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले लोगों की स्थिति बनेगी, मिडिल क्लास और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये आगे बढ़कर ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ ऊर्जा जितनी ज़्यादा उपलब्ध होगी उससे कहीं ज़्यादा यूज में भी होने लगेगी। तो अभी बेहतर है कि अभी से अगर इस ओर पर ध्यान दिया जाए और ऊर्जा का प्रबंधन किया जाए, ताकि बेहतर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है आगे जाके धारणीय विकास, जो अगला लेक्चर भी होगा हमारा उसमें भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें जितने संसाधन उनका इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उनका भविष्य में भी उपलब्धता बनी हो, और साथ ही साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी इन सारे संसाधनों को हम एज अ विरासत दे सकें, ताकि कि वो बेहतर तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को आगे बढ़ा सकें। तो इसी की तरह ऊर्जा प्रबंधन को अपन पढ़ते हैं। इसी में जो भी ये लिखा हुआ है वो यही है, सेम टू सेम, कि भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ संसाधनों की मांग में भी वृद्धि हुई है। औद्योगिक विकास के अपनाए जाने से उद्योगों में भी ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की आवश्यकता बढ़ी है। इसके अलावा घरेलू ऊर्जा मांग में भी वृद्धि हुई है, जबकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 70% आयात के द्वारा पूर्ण करता है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद होना चाहिए कि 70% जो एनर्जी के जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं हम आयातित होते हैं, और उन आयात के माध्यम से ही भारत का जो इकोनॉमी है वो रन कर रहा है। लगभग 65% ऊर्जा मांग की औद्योगिक क्षेत्रों में है वर्तमान समय में भारत में, जबकि पीक आवर का मतलब होता है 6 से 10 PM, जो शाम का टाइम होता है 6 से 10 बजे का, उसको उसमें सबसे ज़्यादा हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसमें भी 1 लाख मेगावाट का अंतर है भारत के ऊर्जा उपलब्धता में। कहीं ना कहीं हम 1 लाख मेगावाट कम ऊर्जा सप्लाई कर पाते हैं।
तो ये एग्जांपल है और ये एक डाटा है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में ऊर्जा की कितनी अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा के कोई भी संसाधनों की पहुंच नहीं बना पाई है। तो उनकी जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को देखा जा रहा है, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो पाए हैं कि उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है, तो धीरे धीरे बेहतर तरीके से आगे ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम इंडिपेंडेंट हो सकेंगे और बेहतर तरीके से विकास कर सकेंगे। इसके अलावा भारत में वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की उपलब्धता यू जो अमेरिका है उसके मुकाबले कितना है, 4% ही है। यूएसए के मुकाबले 4% है, तथा विश्व स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 20% ही भारत में उपलब्ध है। वर्तमान समय में जो ऊर्जा आपूर्ति के साधन हैं उनमें से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जो कि परंपरागत साधन है। तो हमने आगे जो पहले वाला लेक्चर उसमें देखें कि किस तरह से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां उनके लिए किस तरह से खतरनाक है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करना बहुत कठिन है, क्योंकि मांग लगातार बढ़ रही है और आपूर्ति घटते जा रही है एक तरह से, क्योंकि संसाधन ही हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वो कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डिफरेंसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको किस तरह से भरा जाए और इसकी दक्षता को किस तरह से बढ़ाया जाए। इस दशा में ऊर्जा प्रबंधन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अगर ऊर्जा प्रबंधन नहीं किया जाएगा तो भविष्य में ऊर्जा के बिना पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, और पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था जब बैठ जाएगा तो किसी भी देश में बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी, ये सारी चीज़ें, मतलब वो डेवलप्ड से अनडेवलप्ड की ओर बढ़ता जाएगा। उल्टा मतलब उसका जो अपोजिट है उस तरह से विकास होना शुरू होगा। तो ऊर्जा प्रबंधन को अगर सिंपल शब्दों में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ऊर्जा प्रबंधन का तात्पर्य ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण और ऊर्जा संसाधनों का दक्षता के साथ और न्याय के साथ उपयोग करना। ये सिंपल 2 लाइन का है। अगर 3 नंबर में आए तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य। तो ऊर्जा प्रबंधन के 2 तरीके से उद्देश्य अपन देख सकते हैं। एक तो आपूर्ति पक्ष के, जो ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जैसे जनरेशन, पावर जनरेशन जो कंपनियां हैं उनका एक पक्ष होगा कि हमारा उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि वो क्या करें कि ऊर्जा में उनका बेहतर तरीके से कंट्रोल हो, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के जो कंज्यूमर है या फिर जो एंड यूजर है वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो उनका ये होता है कि ऊर्जा रणनीति तैयार करने के लिए अल्प अवधि, मध्य अवधि और दीर्घ अवधि, दीर्घकालिक आधार पर ऊर्जा आपूर्ति की योजना बनाना और न्यूनतम लागत और न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के साथ आवंटित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को माध्यमिक उपयोग करने योग्य ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। सिंपल से इसका ये है कि इस तरह से इक्विपमेंट का यूज करना, इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज करना, इस तरह के संसाधनों को यूज करना ताकि उनकी दक्षता को मैक्सिमम किया जा सके और ऊर्जा की आपूर्ति को लगातार एक कंज्यूमर या उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सके, मतलब उसको 100% ऊर्जा उपलब्धता पहुंचाई जा सके। अब जो कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, जो एंड यूजर है, उसके तरफ से क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उसका है कि खपत के लिए इष्टतम ऊर्जा रूपों का चयन करना। इष्टतम ऊर्जा रूपों का चयन करना मतलब ऐसे ऊर्जा संसाधनों का आपको यूज करना है या ऐसे ऊर्जा इक्विपमेंट को यूज करना है जो कि ऊर्जा को में बेहतर, मतलब कम ऊर्जा में अधिक से अधिक एफिशिएंसी प्राप्त प्रदान करे। साथ ही साथ ऊर्जा लागत को कम करने और उत्पादकता में सुधार करना, जीवन स्तर और पर्यावरण के लिए ऊर्जा के प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा खपत का अनुकूल रहना। आप जिस तरह की ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए अनुकूल होना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी, उत्पादकता बहुत हाई होना चाहिए, जिससे कि कम से कम ऊर्जा में आपको अधिक से अधिक उस काम या कार्य को किया जा सके। तो इस तरह से 2 उद्देश्य थे ऊर्जा प्रबंधन के। दोनों तरीके से आपको दोनों तरफ से आना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता क्या होगा और कंज्यूमर या उपभोक्ता या एंड यूजर क्या सोचेगा या उसके लिए किस तरह से प्रबंधन के तात्पर्य हैं। ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में आप समस्याएं। ऊर्जा प्रबंधन की ही सबसे बड़ी समस्या है, उसमें जो प्रबंधन की समस्या है उसमें सबसे बड़ा जो अभी भारत के सामने है वो है क्या, ऊर्जा का मतलब एनर्जी का जो को भी है वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा अधिक हैं, जिसकी वजह से भारत में जो प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पादन है वो उत्पादन बहुत कम रेट पे होता है, लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी जो प्राइस है वो लगभग लगभग 1.5 गुनी या 2 गुनी हो जाती है, क्योंकि वो लॉसेस इतने अधिक होते हैं कि उनके जो प्राइजेस है वो कंज्यूमर को कहीं अधिक प्राइस पर मिलता है और कंज्यूमर के पास वो इक्विपमेंट भी नहीं है कि जिनका वो अभाव के कारण वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिसमें उन्हें अधिक से अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसके अलावा तकनीकी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भारत अभी भी, क्योंकि डेवलपमेंट कंट्री है और तकनीक जो है वो महंगे हैं
तो ये भी एक समस्या है और जन जागरूकता का अभाव है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गरीब होने की वजह से भी, जो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीपीएल कार्डधारी हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास ऐसे हैं जो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट हैं या अच्छे इक्विपमेंट हैं जो बेहतर तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, उनका उपयोग नहीं कर सकते। और साथ ही साथ बहुत सारे ऊर्जा के जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं या संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हानि है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसमें जो पहला समस्या जो मैंने बताया, प्रेषण और वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है। और उसमें क्या प्रॉब्लम है? हानि के। ऊर्जा उत्पादन के केंद्रों से ग्रिड तक तथा ग्रिड से घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र को ऊर्जा पहुंचाने के दौरान होने वाली हानि को प्रेषण और वितरण हानि कहते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कहते हैं इसको, ठीक है। भारत में कुल बिजली उत्पादन का तकरीबन 40% इसी में क्या हो जाता है? हानि के रूप में चला जाता है। मतलब 40% ऊर्जा तो आपने सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही खत्म कर दी है, तो सिर्फ 60% ऊर्जा का ही हम इंडस्ट्रियल और घरेलू यूज में करते हैं, और उसी के क्षेत्र में हमको लगभग डबल रेट चुकाना पड़ता है। किसके लिए? प्रति यूनिट बिजली के लिए। तो जिसकी वजह से बिजली उत्पादन कंपनियां भी घाटा उठाती हैं। दूसरा जो समस्या है वो है तकनीकी का अभाव। वर्तमान समय में भारत में औद्योगिक और घरेलू स्तर पर जिन तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी तकनीकी पुरानी है तथा जिससे उनसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। ये जो तकनीक पुरानी है उनमें एनर्जी, क्योंकि वो उस फॉर्म के थे जब डेवलपमेंट होता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ था, टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं थी, तो उस टाइम ऊर्जा की क्या थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी मशीनों के लिए, इक्विपमेंट के लिए। तो वही अभी भी भारत में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि तकनीकी अभी भी क्या हुआ है? रिन्यू नहीं हो पाया है या रिफॉर्म नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे जो हमारे काम हैं एनर्जी से रिलेटेड हैं या फिर इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं या फिर हमारी तकनीक है वो अभी भी पीछे है। नवीन तकनीक का महंगा होना। वर्तमान समय में ऊर्जा दक्ष जिन तकनीकों का विकास हुआ है वह अपेक्षाकृत महंगी है और भारत में उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो भारत में उपलब्ध नहीं है, दूसरी बात इतने महंगे हैं कि भारत के लोग उसको क्या एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है समस्याओं में, जो कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए बाधा के रूप में काम करता है। जागरूकता का मानव, मतलब जो जितने भी जनसंख्या है भारत की, उसमें एक तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। जो समझदार हैं उनके पीछे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें जन जागरूकता कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, जिसमें जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है। कितने लोगों को आप एक एक करके जा जाके समझाओगे कि ऊर्जा प्रबंधन इस तरह से है या इस तरह से? जब तक लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे और जान नहीं पाएंगे कि ऊर्जा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तब तक आप जन जागरूकता करने के बाद भी इस चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे। तो भारत में ऊर्जा संसाधनों के प्रति जन जागरूकता का अभाव भी ऊर्जा प्रबंधन में एक प्रमुख चुनौती है। नवीन तकनीकों में वित्तीय जोखिम। वित्तीय जोखिम का सिंपल सा मतलब है कि अगर नवीन तकनीकी आपने खरीद के लाए, एक तो महंगा होगा, और मान लो वो ख़राब हो गया, उसमें एक तरह से गारंटी नहीं है। ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में जिन तकनीकों का विकास किया जा रहा है उनके संबंध में गुणवत्ता और जीवन काल को लेकर संदेह है। इस वजह से औद्योगिक क्षेत्र वित्तीय जोखिम को आधार बनाकर नई तकनीकों को अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि नवीन तकनीक अभी आई है तो उसका इफ़िशेंसी देखेंगे, टाइम देखेंगे, अगर वो कि लंबे समय तक सर्वाइव कर जाता है तब जाके वो नवीन तकनीकों को अपनाने का जोखिम लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर ये भाव होता है कि अगर लॉसेस हो जाती हैं, मशीन की लॉसेस हो जाती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मशीन है, इक्विपमेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसके अलावा है पर्यावरण को हानि। जो परंपरागत तकनीक से आप जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट हैं या मशीनें हैं वो भी पर्यावरण के लिए हानि है। साथ ही साथ ऊर्जा का जो हम उत्पादन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानि है। वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधनों का जिस गति से और जिस तकनीक से उपयोग कर रहे हैं उसकी वजह से पर्यावरणीय क्षति हो रही है। जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मन का एक प्रमुख कारण ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में यह भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। तो ये सारी समस्याएं थी ऊर्जा के प्रबंधन में, क्योंकि प्रबंधन तो हम पहले से बहुत पहले से करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये सारी तकनीकी या सारी क्षमताएं कहीं ना कहीं नहीं होने की वजह से हम प्रबंधन और इसके जो भी सिस्टम है उस पर बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। आगे है ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है और कैसे लोगों को समझाना चाहता है कि ऊर्जा का संकट भविष्य में आ सकता है, हमें ऊर्जा का किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए। तो ऊर्जा प्रबंधन जो कि वर्तमान समय में आवश्यकता है, भारत में भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। सकारात्मक कदम कौन कौन से हैं? भारत सरकार द्वारा ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में किए गए प्रयासों में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ये इसका नाम ही आपको याद होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इस अधिनियम में ऊर्जा के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। साथ ही इस अधिनियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के लिए सहयोग वित्तीयन के
भी प्रावधान रखे गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। ये सारे काम किसके लिए हैं? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए हैं। क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत एक आपका ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जहाँ पे आप सारी चीज़ों का वो क्या एक तरह से डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा, किस तरह से वो प्रबंधन को बढ़ा सकता है और किस तरह से वो अपने जो नीचे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑर्डर एक तरह से दे सकता है। पहला है उद्योगों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को ऊर्जा दक्ष बनाने के सुझाव तथा इन तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। जितने भी इंडस्ट्रियल मशीनें हैं उनकी जितने भी वो मतलब मशीनों का यूज हो रहा है उनको दक्ष बनाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उन पर बेहतर तरीके से एनर्जी के जो यूज है, उपभोग है, उसको कम करने के लिए क्या कर रही है? सुझाव दे रही है, ताकि उन्हें नए तकनीकों के बारे में अवगत भी करा रही है। घरेलू स्तर पर ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग है तो उपकरणों की तकनीकी पे उन्नयन करना या प्रदर्शन करना, उनको बताना कि नए नए तकनीकों के माध्यम से आप कैसे ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे पहले बल्ब थे, अब CFL हो गया, फिर LED हो गया, इस तरह से आप आगे और भी बढ़ सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कार्य करने वाली संस्थाओं में सहयोग करना। जितने भी संस्थाएं अगर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है तो ये ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में खुद भी कार्य कर रही है तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो ब्यूरो बनेगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, वो इनको सहयोग करेगी। ऊर्जा दक्षता की संभावित वित्तीय जोखिम का भार वहन करना। वर्ष 2010 से सभी घरेलू उत्पादों को क्या करना है? रेटिंग देना अनिवार्य कर दिया है, जिससे पता चलेगा कि कौन से इक्विपमेंट किस तरह से ऊर्जा उत्पादन में अपना सहयोग दे रहा है या फिर किस तरह से वो पर्यावरण या ऊर्जा को लॉसेस को बढ़ा रहा है। तो रेटिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जो सेकेंड है वो है भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद गठित की गई है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समस्याओं को चुनौतियों के संबंध में अनुसंधान और विकास का कार्य करेगी। सिंपल सी बात है, जो परिषद है इसका सिंपल से काम है कि प्रबंधन के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान किए जा सकते हैं उसकी तरफ पर कार्य करेगी, साथ ही साथ उसको प्रोत्साहित भी करेगी। और इसके अलावा क्या करती है? ये सभी संस्थाओं के सभी औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य भी करता है। भारत में ऊर्जा दक्षता के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन भी आरंभ किया गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए घोषित 8 मिशनों में से एक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कदम है भारत सरकार का, अगर आप मान सकते हैं तो। इसके अलावा जो अंतिम है वो है ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में बचत लैंप योजना CFL का वितरण और सब्सिडी आधारित LED के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आजकल जितने भी रेटिंग्स हैं और इक्विपमेंट हैं ऊर्जा प्रबंधन के लिए, उन्हें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना और उनके कार्य को बढ़ाते रहना। आगे है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनसे हट के वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं और साथ ही साथ उनके भारत में कितनी उपलब्धता है और वो किस तरह से भविष्य में ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं या फिर वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन कैसे होते हैं। तैदिक विकास के दौर में ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों का जिस गति के साथ उपयोग किया जा रहा है उसमें पर्यावरण को तो नुकसान हो रहा है, साथ ही इनके निकट भविष्य में समाप्त होने की आशंका है। परंपरागत संसाधनों के लिए इसीलिए हम आज तक मतलब एक तरह से ये सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट का कारण बन सकती हैं, क्योंकि वो लाखों सालों से यूज हो रही हैं, ठीक है। और इसके बाद उन्हीं के माध्यमों से हमने आज तक एनर्जी बनाई है। अब उनके जितने भी संसाधन के जो भंडार था वो धीरे धीरे क्या अग्रसर हो रहे हैं, खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं तो नए जो बनने हैं उनको करोड़ों साल लगना है। तो नए संसाधन तो इतनी जल्दी बनेंगे नहीं, तो वैकल्पिक रूप से नए संसाधनों के स्रोतों को हमको खोजना होगा, नहीं तो बाकी आगे जाके हमें क्या होगा, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। वैकल्पिक संसाधन ऊर्जा के नए रूप को प्रस्तुत करते हैं, जैसे बायोडीजल, कोल्ड बेडेड मेथन और हाइड्रोजन। ये वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों के रूप हैं, इनको किस तरह से यूज करते हैं और इनके माध्यम से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं और भविष्य में ऊर्जा संकट के मुक्ति की ओर देख सकते हैं, अगर जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगी उसकी ओर। बायोडीजल इसमें सबसे प्रमुख है। तो बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल को वनस्पति तेलों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके लिए वनस्पति तेलों को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करके बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। बस आपको ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल के साथ जो भी वनस्पति तेल है उनको क्या करता है, गर्म करके बायोडीजल को प्राप्त किया जाता है। ये प्रोसेस है। इसके अपशिष्ट के रूप में बचने वाले पदार्थ को मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। जो भी अपशिष्ट बचेगा उसको हम मृदा की गुणवत्ता या मृदा की जो भी उत्पादकता उसको बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। भारत में लगभग 1.28 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है।
इस पर किसी भी तरह की खेती नहीं होती। इसके अलावा भारत की जलवायु भी इस तरह की है कि जिसमें वनस्पति तेलों का उत्पादन करने वाले बीजों की खेती की जा सकती है। फैक्ट के रूप में आपको ये याद होना चाहिए कि भारत में बहुत ज़्यादा बंजर भूमि है जहाँ पर हम बायोडीजल उत्पादन करने वाले जो वनस्पति हैं उनको उगा सकते हैं। भारत में 3 तरह के वनस्पति तेल उत्पादक बीज हैं, जेट्रोपा, कर्कस और कंजरा। ठीक है, तो भारत की जलवायु में जेट्रोपा सबसे फिट बैठता है और जेट्रोपा की ही खेती होती है, जो आप हर जगह हर घर के आसपास अगर आपके यहाँ उपलब्धता होगी, अगर आप गांव के तरफ रहते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब बायोडीजल के लाभ क्या क्या हैं। तो बायोडीजल का उपयोग है तो परंपरागत इंजनों में किसी प्रकार के कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो इंजन चल रहे हैं उन्हीं में बायोडीजल डाल दो, वो चलने लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बायोडीजल बनाओ और परंपरागत तकनीक से जो आपको जीवाश्म ईंधन से जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है, तो इंजन में कोई मॉडिफिकेशन करना नहीं है, बस आपको उसकी जगह रिप्लेस करके बायोडीजल डालना है। बायोडीजल के उपयोग से सामान्य पेट्रोल डीजल की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पर्यावरण के लिए हितैषी है, अगर आप मान सकते हैं तो, क्योंकि ये उत्सर्जन इसकी क्षमता है वो बहुत कम है। जेट्रोपा की खेती करने से जेट्रोपा की जड़ों द्वारा मिट्टी की आर्द्रता में वृद्धि होती है, जिससे भविष्य में मृदा उर्वर बन जाती है और उपलब्धता जो वाटर लेवल है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। जेट्रोपा के अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ पदार्थ मिट्टी के हेतु खाद का कार्य करता है और उसकी उर्वरता बढ़ाता है। इसके अवशिष्ट को आप अगर जैविक खाद के रूप में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कुछ केमिकल या फिर किसी चीज़ का आपको यूज नहीं करना है, बस उन्हें एक तरह से मिक्स करके और कट करके छोटे छोटे पीसेस में बनाकर आप उनको एक तरह से कंपोस्ट बना के अगर रख देते हैं तो धीरे धीरे वो खाद में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर इतना अच्छा बायोडीजल है तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी होंगी। तो इसके प्रयोग से इंजन में बहुत ज़्यादा टार, जो आदमी जो हम लास्ट में देखते हैं ना, जो काला टार बचता है, तो वो बहुत ज़्यादा बचता है और इंजन की क्षमता और आयु में कमी लाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप अगर बायोडीजल का यूज करेंगे तो आपके इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। खाद्य तेल का भविष्य में उपयोग से संकट आ सकता है। अगर खाद्य तेलों का इस तरह से उपयोग किया जाएगा तो भविष्य में इसका संकट आ सकता है। बायोडीजल है तो पहल सरकार द्वारा किया जा रहा है, लोगों तक अभी तक इसमें क्या है, डर बना हुआ है, क्योंकि अभी तक इसके उत्पादन पे कोई वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। कई जगह पर हुई है लेकिन कई जगह पर अभी भी इसको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बायोडीजल हो गया, आपको इसको याद होना चाहिए कि ये किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वनस्पति तेलों को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। भारत में बहुत ज़्यादा बंजर भूमि है। जेट्रोपा आपको याद होना चाहिए क्योंकि भारत की जलवायु के लिए वही परफेक्ट है। आगे है कोल बेडेड मीथेन। जो कोयले के साथ मिलता है मीथेन, उसी को कोल बेडेड मीथेन कहते हैं। कोयला खदानों के परतों के बीच दबी हुई मीथेन गैस से है। यह कोयला की सतही में 5 से 8% तक उपलब्ध है, जिसका वाणिज्यिक दोहन किया जा सकता है। ये तो सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि कहाँ मिलेगा ये। कोयला परतों के बीच में दबा होगा, कितना परसेंट तक इसकी उपलब्धता है, 5 से 8% तक, और इसका वाणिज्यिक दोहन किया जा सकता है ताकि इसका उपयोग किया जा सके। सर्वेक्षण के अनुसार भारत में यदि 2 से 3% तक कोल बेडेड मेथन के उपयोग में लिया जाए तो यह अगले 100 वर्षों तक 20 लाख मेगावाट ऊर्जा के बराबर की क्षमता उत्पन्न करेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। 1987 में इसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन 2012-13 से इसके उत्पादन की ओर ध्यान दिया गया है। तो ये भी एक फैक्ट है कि 1987 से 2012-13 इतना लंबा समय लग गया हमको तकनीक विकसित करने में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर इसका कोल बेडेड मीथेन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शहडोल जो कोयला क्षेत्र है, सुहागपुर कोल माइंस है या फिर कोल क्षेत्र है, वहाँ पर रिलायंस के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। लाभ क्या है कोल बेडेड मेथन के, तो इसका उपयोग सीएनजी की तरह किया जा सकता है। यह पर्यावरण हितैषी होने के साथ ही सार्वजनिक राजस्व का एक नया स्रोत है। इससे क्या है, सरकार को नया राजस्व मिलेगा, उसको आयात नहीं करना पड़ेगा ऊर्जा संसाधन को, और जितने संसाधन अगर वो आयात करेगा उतने ज़्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे चुकाना पड़ता है या फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बच सकता है। हानि क्या है इसका, तो हानि में भारत में इसके उत्पादन के लिए तकनीक का अभाव है। अभी भी बेहतर तरीका, अभी उत्पादन हो रहा है लेकिन उस तरह से बेहतर तकनीक नहीं है कि इसको बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। आकलन निजी संसाधनों के द्वारा किया गया है। जो कोल बेडेड मेथड है उसका आकलन निजी संसाधनों के कारण हुआ, तो इसके वाणिज्यीकरण से एलपीजी और सीएनजी पर दुष्प्रभाव पड़ने के आसार है। तो इसके लाभ और हानि हो गए। अब
जो सिलेबस का लास्ट पॉइंट है वो देखेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना है भारत के रेफरेंस में। इसके अलावा भी वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन है जो आप पढ़ सकते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपके दोनों तो पढ़ना है, बायोडीजल और कोल बेडेड मेथन। इसके अलावा जितना भी मैंने पढ़ा है सौर जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उन्हें भी वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन ही माना जाता है। तो वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना है, यह भारत के रेफरेंस में है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हमारे योगदान और एक स्वच्छ ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने संकल्प लिया है कि 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। ये आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए कि हम 2030 तक ये लक्ष्य रखे हैं कि जो हमारा ऊर्जा उत्पादन जो अभी हमारा जो परंपरागत संसाधनों पर आधारित है वो 2030 तक 60% ही परंपरागत पर होगा, 40% जो ऊर्जा उत्पादन होगा वो गैर परंपरागत या फिर हमारे जो जितने भी होंगे वो स्वच्छ ऊर्जा पर ही स्थापित होंगे। इसके अलावा जो दूसरा है वह है, साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। इसमें सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट है, क्योंकि हमारे यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन इजीली किया जा सकता है और उपलब्धता बहुत अधिक है। जब मैंने उसमें जो पहले वाला लेक्चर आप उसमें देखेंगे तो सौर ऊर्जा के बारे में ये सारी चीज़ें अपन ने बात की है। पवन ऊर्जा 60 गीगावाट और बायो पावर में 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है। छोटी पनबिजली परियोजनाओं को क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें भी अपन ने पढ़ा है कि इसको क्यों रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है या फिर स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है। इस महत्वाकांक्षी लाभ को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व में सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की जमात में शामिल हो जाएगा, यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। अगर इतना कर पाता है भारत, 40% ऊर्जा के लिए जो निर्भरता है वो अगर स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भरता हो जाएगी तो भारत ये बहुत बड़ी उपलब्धता होगी। साथ ही साथ हमारा जो ऊर्जा आयात है वो कहीं ना कहीं गिरेगा, संसाधनों के आयात में गिरेगा और हमारे पास रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। फिलहाल 2018 से देश में कुल स्थापित क्षमता में तापीय ऊर्जा की 63.84%, नाभिकीय ऊर्जा की 1.95%, पनबिजली ऊर्जा की 13.09% और नाभिकीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 21.12% है। तो ये परसेंट है जितने भी ऊर्जा उत्पादन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे लिखने से आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। इसके अलावा वहीं भारत कुल स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा के लिहाजे से विश्व में 5वें स्थान पर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 4थे स्थान पर है, क्योंकि भारत में अभी भी उत्पादन हो रहे हैं। इस हिसाब से भी भारत अभी 5वें और 4थे स्थान पर है। इन सभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अनेक सराहनीय कदम उठा रही है और साथ ही साथ भारत सरकार अब बहुत ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रही है, चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे फिर वो इंडस्ट्री हो, चाहे नॉन इंडस्ट्री हो या घरेलू यूज हो, सभी में। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार के कदम कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गोवर्धन योजना जैसे कि इसका नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि गोवर्धन योजना मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा गोबर प्राप्त किया जा सकता है या पशुओं के अवशिष्ट प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उस पर आधारित ये योजना है। भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन है, ये एक फैक्ट है। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पाया जाता है, तो भारत में। योजना पशुओं से प्राप्त गोबर, ठोस अपशिष्ट या कंपोस्ट, बायोगैस और सीएनजी में बदलने पर केंद्रित है। लक्ष्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा और किसानों की आय में बढ़ोतरी। तो ये गोवर्धन योजना है। एकदम शॉर्ट में आपको 3 लाइन में एकदम फैक्ट आपको याद होना चाहिए, इसको आप लिख सको। बायोमास से बिजली मतलब कि गन्ने की खोई, चावल के भूसी और कपास से बिजली बनाने की योजना पर भी भारत सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है और उस तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है। मेथेनॉल को बढ़ावा देना, सरकार कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को मेथेनॉल में बदलने की योजना बना रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि इसके साथ इफिशियंसी बढ़ जाएगी और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो असम पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति मतलब जितने भी सौर ऊर्जा के जितने भी ग्रिड होंगे और पवन ऊर्जा के जितने ग्रिड होंगे उनको इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा और इसी के साथ ही जितने भी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं उन्हें सस्ते रेटों पर ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर इसके प्रति नई जागरूकता आए। इसके अलावा BS6 के इंजन वाले गाड़ियों की बिक्री को मान्यता दे दिया गया है। तो BS6 में अभी जो चलने वाले 4 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। BS6 अब चलने लगी है तो BS6 आप इसको कर लेंगे।
तो BS6 के मानक वाले इंजन वाले वाहनों की बिक्री अभी शुरू हो गई है। और कृषि अपशिष्टों में जैविक जैसे कि CNG उत्पादन, जितने भी कृषि अपशिष्ट बच रहे हैं उनसे CNG उत्पादन की ओर भी सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ऊर्जा से रिलेटेड बस इतना ही था, जिसमें 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, इसके अलावा प्रबंधन, और साथ ही साथ भारत में वैकल्पिक ऊर्जा की उपलब्धता और इसका किस तरह से यूज किया जाएगा आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप इस नाम से चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे लेक्चर अपलोड होने के बाद। थैंक यू वेरी मच।